नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एमएड के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT सब्जेक्ट के संबंध में चर्चा करेंगे। हमने फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक शैक्षिक तकनीकी के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम एक नए टॉपिक शैक्षिक तकनीकी के रूप के संबंध में चर्चा करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम शैक्षिक तकनीकी के रूपों के संबंध में चर्चा करते हैं। शैक्षिक तकनीकी के रूपों से तात्पर्य है साथियों कि हम जब शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो वह किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो शैक्षिक तकनीकी के रूप या प्रकार हम इसे कह सकते हैं। तो साथियों, शैक्षिक तकनीकी के रूपों या प्रकारों के संबंध में प्रोफेसर लुम्सडेन ने इसे 3 प्रमुख वर्गों में बांटा है। शैक्षिक तकनीकी के रूपों को कुल 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो रूप ये इस प्रकार हैं। पहला, कठोर शिल्प उपागम, जिसे हम हार्डवेयर अप्रोच भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है शैक्षिक तकनीकी प्रथम। इसी प्रकार कोमल शिल्प उपागम, जिसे हम सॉफ्टवेयर अप्रोच भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। इसी प्रकार प्रणाली विश्लेषण उपागम या सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, जिसे हम शैक्षिक तकनीकी तृतीय भी कहते हैं साथियों। तो आइए एक एक करके हम इन सभी उपागमों के संबंध में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम के संबंध में चर्चा करते हैं साथियों। तो कठोर शिल्प उपागम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कठोर शिल्प उपागम अर्थात हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच या कठोर शिल्प उपागम का अर्थ है यह शैक्षिक तकनीकी का वह रूप है जिसके अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। अर्थात जब हम शिक्षण में सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, किताबें, स्लाइड्स, प्रोजेक्टर्स इत्यादि का प्रयोग हम करते हैं, तो यही कठोर शिल्प उपागम कहलाते हैं। शैक्षिक तकनीकी के कठोर शिल्प उपागम या हार्डवेयर अप्रोच कहलाते हैं। यह उपागम भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के सिद्धांतों और व्यवहारों पर आधारित है। अर्थात कठोर शिल्प उपागम भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों द्वारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इस उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी से ही हुआ है। इसलिए चूंकि यह शैक्षिक तकनीकी में प्रयोग होने वाले उपकरणों से संबंधित है, इसीलिए इस उपागम को श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहा जाता है। इसलिए इस उपागम में मशीनों की तकनीकी पर विशेष जोर दिया जाता है साथियों। कठोर शिल्प उपागम का विश्वास है कि मशीन अनुदेशन का कार्य करती है और इसका संबंध अनुदेशन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। अर्थात ये कठोर शिल्प उपागम यह मानता है कि शिक्षण जो होता है वह शैक्षिक मशीनों के द्वारा संभव है, और वह इसी पे जोर देता है। और शैक्षिक मशीनें व्यक्ति अर्थात अथवा बालक के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। तो कठोर शिल्प उपागम निम्नलिखित 3 बातों पर विशेष बल देता है।
पहला ज्ञान का संचय करना, ज्ञान का प्रसारण करना और ज्ञान का विस्तार करना। और कठोर शिल्प उपागम इन तीनों ही बातों पर विशेष बल देते हुए इनको और भी प्रभावशाली बनाने पर बल देता है। डॉक्टर रूहेला के शब्दों में आप इनकी परिभाषा देख सकते हैं कि वास्तव में शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में मशीनों तथा कठोर शिल्प उपागमों का चयन करना तथा प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर शिल्प उपागम कहलाता है। अर्थात शिक्षा में जब हम मशीनों का उपयोग करते हैं शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, तो यही शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर शिल्प उपागम कहलाता है। ठीक है साथियों, तो शिक्षण में कठोर शिल्प उपागम से तात्पर्य अधिगम की प्रक्रिया में चाक बोर्ड, रेडियो, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, वीसीआर, टीवी, मॉनिटर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर प्रिंटिंग मशीन, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डर इत्यादि उपकरणों के उपयोग से है। तो कठोर शिल्प उपागम यह मानता है कि शिक्षण की प्रक्रिया का क्रमशः मशीनीकरण करके शिक्षा के द्वारा कम से कम खर्च में और कम समय में छात्रों को शिक्षित करने के प्रयास से है। सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी का वर्णन प्रोफेसर ए लैम्सडेन ने किया था और सिल्वरमैन ने इसीलिए इसे एक नया नाम दिया सापेक्षिक तकनीकी, क्योंकि शैक्षिक तकनीकी में मशीनों के सापेक्ष हम यह कठोर शिल्प उपागम मशीनों के सापेक्ष शिक्षण की क्रिया करने पर विशेष बल देता है। और साथियों, कठोर शिल्प उपागम हमारे शिक्षा में या शिक्षण की तकनीकी में बदलाव करते हुए इसके फलस्वरूप आज जो पत्राचार्य पाठ्यक्रम और मुक्त विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ है वह इसी कठोर शिल्प उपागम की ही देन है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोमल शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोच, या जिसे हम शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो कोमल शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि कोमल शिल्प उपागम शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में मशीनों का उपयोग न करके इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना है। अर्थात जब हम शिक्षण की प्रक्रिया में मशीनों का उपयोग न करके हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करें शिक्षण के लिए और इसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो यह कोमल शिल्प उपागम या सॉफ्टवेयर अप्रोच कहलाता है। कठोर शिल्प उपागम से संबंधित तकनीकियों को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी या व्यवहार तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात शिक्षण में हम मशीनों का उपयोग न करें और उसके स्थान पे हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें, तो यही कोमल शिल्प उपागम कहलाता है। कोमल शिल्प उपागम वाली तकनीकियों को व्यवहारिक तकनीकी पर आधारित माना जाता है। इसे सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित माना जाता है, जो अनुभव प्रदान करके वांछित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करता है। ठीक है साथियों, तो कोमल शिल्प उपागम में सामग्री के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कोमल शिल्प उपागम में सामग्री के रूप में अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री एवं शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण अधिगम की युक्तियां, प्रविधियां आदि का उपयोग किया जाता है। और साथ ही कोमल शिल्प उपागम के संबंध में आर्थर मेल्टन ने लिखा है कि कोमल शिल्प उपागम का उद्भव स्किनर तथा अन्य व्यवहारवादियों के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ है। अर्थात कोमल शिल्प उपागम व्यवहारवादियों की देन है। मनोविज्ञान का जो एक संप्रदाय है व्यवहारवाद, उन्हीं की देन है। सिल्वरमैन ने इसे निर्माणात्मक शैक्षिक तकनीकी के नाम
से भी इसे व्यक्त किया है। ठीक है, तो कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम ये दोनों ही शैक्षिक तकनीकी में समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम ये भी मानते हैं कि शैक्षिक तकनीकी में कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम दोनों ही एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है। इसलिए हम इन्हें एक दूसरे से परस्पर संबंधित मानते हैं, क्योंकि साथियों देखिए, कठोर शिल्प उपागम में प्रयोग होने वाले शैक्षिक उपकरण और कोमल शिल्प उपागम में प्रयोग किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इन दोनों के मेल से ही शिक्षण की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसीलिए कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागमों की तुलना परस्पर की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और वह एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। साथियों, कठोर शिल्प उपागम से तात्पर्य मशीनों से है, जबकि कोमल शिल्प उपागम सीखने के शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित होता है। बहुत से शिक्षाविद कोमल शिल्प उपागम को कठोर शिल्प उपागम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि कठोर शिल्प उपागम तब तक अनुपयोगी ही रहता है जब तक इसमें कोमल शिल्प उपागम के शैक्षिक सिद्धांतों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग न कर दिया जाए। तो यदि आप कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागमों की तुलना करें तो कठोर शिल्प उपागम में हम क्या करते हैं, कठोर शिल्प उपागम में शैक्षिक उपकरणों के रूप में चाक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, वीसीआर, मॉनिटर, कंप्यूटर, ऑडियो रिकॉर्डर और किताबें या नोटबुक्स इत्यादि हम प्रयोग करते हैं। परंतु क्या चाक बोर्ड पर जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, बिना उसके क्या चाक बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है? चाक के क्या महत्व है यदि हम कुछ लिखने की सामग्री ही ना हो? ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि चाक का जो कार्य है वो कोमल, चाक बोर्ड का संबंधित कोमल शिल्प उपागम है। इसी तरह ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसीज, स्लाइड प्रोजेक्टर में स्लाइड्स, वीसीआर और मॉनिटर में वीडियो प्रोग्राम है वो कोमल शिल्पों का उपागम है। कंप्यूटर एक कठोर शिल्प है या हार्डवेयर अप्रोच है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं वो क्या हैं? वो सॉफ्टवेयर अर्थात कोमल शिल्प उपागम ही तो हैं। इसी प्रकार खाली कागज या पुस्तकें या नोटबुक्स, ये क्या है? ये हमारे कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इस पर लिखी गई जो लिखित सामग्री है वह क्या है? कोमल शिल्प उपागम है। तो कठोर शिल्प और कोमल शिल्प उपागम की तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोमल शिल्प उपागम एवं कठोर शिल्प उपागम दोनों ही पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं किए जा सकते। ये दोनों एक दूसरे में ही मिले हुए हैं, गुम्फित हैं। यह दोनों शैक्षिक तकनीकी को बढ़ावा देते हैं तथा एक दूसरे के लिए पूरक कहलाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि शैक्षिक तकनीकी में कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहते हुए एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो शैक्षिक तकनीक का तीसरा रूप है जिसे हम कहते हैं प्रणाली विश्लेषण, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, और इसका दूसरा नाम है शैक्षिक तकनीकी तृतीय। ठीक है, तो प्रणाली विश्लेषण उपागम, इसके अर्थ के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो प्रणाली विश्लेषण, आप यह समझ सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी में हमारी कुछ विषय वस्तु होती है जिसका शिक्षण हम कुछ सहायक उपकरणों की सहायता से और
कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर उस विषय वस्तु, उस पाठ्य वस्तु का शिक्षण हम करते हैं। तो इस प्रणाली विश्लेषण का कार्य यही है कि यह शैक्षिक तकनीकी का वह रूप है जो शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक प्रणाली के 4 प्रमुख तत्वों अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा तथा पर्यावरणीय संदर्भ का विश्लेषण करते हुए इनकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णयों पर पहुंचता है और शिक्षा तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को नवीन परिवर्तनों के अनुसार बढ़ाने तथा विकसित करने में भरपूर सहायता प्रदान करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है, और इस प्रक्रिया में जितने भी जो चरण आते हैं, जो भाग आते हैं, उन भागों में ही समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का विश्लेषण करके उनमें आने उनके समाधान को निकालना ही प्रणाली विश्लेषण का कार्य होता है। अब इसमें शिक्षण में हम अदा के रूप में व्यवहार या क्षमताएं जो किसी शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य शुरू करते समय एक शिक्षक एवं छात्रों के माध्यम से मिलती है। अर्थात एक शिक्षक या छात्र जो शिक्षण की प्रक्रिया में निवेश करते हैं, जो क्षमताएं, जो व्यवहार निवेश के रूप में प्रयोग किया जाता है, इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो अदा कहलाती है। ठीक है साथियों, अब इस इनपुट के द्वारा, इस अदा के द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया में वे सभी कार्य आते हैं जिनकी सहायता से अदा या उपलब्ध व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया को, यहाँ प्रक्रिया से तात्पर्य वे सभी कार्य हैं जिनकी सहायता से अदा या इनपुट के द्वारा जो उपलब्ध व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है उसे ही हम कहते हैं प्रक्रिया। उसके बाद तीसरा भाग इसका क्या है? तीसरा भाग है यहाँ पर प्रदा से क्या तात्पर्य? प्रदा से तात्पर्य उस व्यवहार से है जिसे हम प्राप्त करने के लिए प्रणाली विश्लेषण का निर्माण करते हैं। तो एक तो शिक्षण में अदा हो गए जिसे हम इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं। इनपुट के रूप में क्या प्रयोग कर सकते हैं? हम इनपुट के रूप में जो भी हम लेसन प्लान बनाते हैं, यानी कक्षा में शिक्षण के पूर्व जो भी हम योजनाएं बनाते हैं वो अदा है। उसके बाद प्रक्रिया की बात करें तो हमारे पूर्व में बनाए गए योजनाओं का कक्षा शिक्षण के दौरान जो भी अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, वह प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा ही बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। और ये अदा और प्रक्रिया हम कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर करते हैं जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रदा से तात्पर्य उस व्यवहार से होता है जिनसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को बनाया गया है। ठीक है, अब अदा, प्रक्रिया और प्रदा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीनों ही किसी एक पर्यावरण में घटित होते हैं, चलते रहते हैं। अर्थात ये तीनों ही हमारी कक्षा में या हमारे विद्यालय में चलते रहते हैं। तो पर्यावरण के उन यहाँ पर पर्यावरणीय संदर्भ, पर्यावरण के उन तत्वों को कहा जाता है जिनसे यह प्रणाली प्रभावित होती है। अर्थात कक्षा या विद्यालय में अदा, प्रक्रिया और प्रदा का कार्य चलता है। यह विद्यालयी वातावरण या कक्षागत वातावरण से प्रभावित होता है, तो इसे ही हम पर्यावरणीय संदर्भ कह सकते हैं। तो प्रणाली विश्लेषण उपागम का प्रयोग से शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक प्रणाली जिसमें अदा, प्रक्रिया, प्रदा और पर्यावरणीय संदर्भ, इन तीनों में ही आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रणाली विश्लेषण किया जाता है जिससे कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को सुधारा जा सके। अर्थात इन चार जो शिक्षण की प्रक्रिया है, अदा, प्रक्रिया, प्रदा और पर्यावरणीय संदर्भ, शिक्षण के ये जो चार घटक हैं, इन चारों घटकों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद उसमें आने वाली समस्याओं को
सुधारना और शैक्षिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाना ही प्रणाली विश्लेषण उपागम का मुख्य उद्देश्य है। साथियों, ये प्रणाली विश्लेषण उपागम की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई। उस समय इसे प्रशासन, प्रबंधन, व्यापार तथा सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसलिए इसे प्रबंधन तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कालांतर में कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक समस्याओं, शैक्षिक प्रबंधन तथा शैक्षिक प्रशासन इत्यादि में भी किया जाने लगा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो प्रणाली विश्लेषण है, यह कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम के प्रयोग में आने वाली समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करता है, इसमें इसकी कमियों का पता लगाता है और इसे सुधार कर शैक्षिक प्रक्रिया को और सुधारने का प्रयास करता है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया और प्रभावशाली बनती है। ठीक है, तो प्रणाली विश्लेषण उपागम का प्रयोग शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है आज के समय। इसके प्रयोग से शिक्षा, शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन तथा शैक्षिक प्रबंधन आज अत्यंत प्रभावशाली, संयमित, कम खर्चीला तथा महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। ये प्रणाली विश्लेषण उपागम के प्रयोग से जो शैक्षिक तकनीकी है वो निरंतर सुधरती जा रही है। तो प्रणाली विश्लेषण उपागम वास्तव में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है और यह छात्र केंद्रित उपागम है क्योंकि हम इसका उपयोग, प्रणाली विश्लेषण का उपयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आने वाले सभी घटकों के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसलिए जिससे छात्रों की गुणवत्ता में सुधार होता है, इसीलिए हम इसे छात्र केंद्रित उपागम भी कहते हैं। बालक और इसके फलस्वरूप बालक में संज्ञानात्मक विकास होता है। इसीलिए हम इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों पर आधारित भी मानते हैं साथियों। ठीक है, और मैं इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें बताए गए सभी कंटेंट्स, इस विषय वस्तु में आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।